Alright, class 10. Now we move on to the lecture 7 of the rise of nationalism in Europe. In the last lecture, you have seen that there was conservatism and that established the monarchy, the church system again in Europe. So, at that time, the revolution took place and people kick him out and they establish again revolutions and constitutional monarchy over there. तो ये रेवोल्यूशन जो थी आपने देखा था यहाँ पर मोनार्की को सेटअप किया गया था तो लुई 16 की जो फैमिलीज थी उसके मेंबर्स को यहाँ पे दोबारा रिस्टोर कर दिया गया था चर्चेज को दोबारा यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया था तो ये कहा गया था कि कुछ सुधारों के साथ हम पुराने सिस्टम को बरकरार रखेंगे तो यहाँ पर रेवोल्यूशंस होती है इसके खिलाफ क्योंकि लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं दी गई उनकी फ्रीडम छीन ली गई थी तो इस रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पे क्या होता है ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर से आज़ाद होता है और उसकी आज़ादी जो है वो यहाँ पर लोगों के अंदर एक जज्बा एक इंस्पिरेशन लेकर आती है वो एक देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं इसके बाद आती है रोमांटिक फीलिंग नेशनल फीलिंग यानी अपने देश के साथ प्यार अपने कल्चर से प्यार अपनी भाषा से प्यार तो यहाँ पर जो पोलिश है पोलैंड वासी हैं वो अपनी पोलिश लैंग्वेज के दम पे रशियन एम्पायर से टक्कर लेते हैं जो उस समय बहुत बड़ा एम्पायर था तो ये यहाँ पर हमने देखा था लेक्चर 6 में नाउ वी मूव ऑन टू द लेक्चर 7 हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट हंगर यानी भूख हार्डशिप यानी मुश्किल भरा समय पॉपुलर रिवोल्ट यानी लोगों की रेवोल्यूशन इन 1830 द ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप 1830 का जो समय रहा वो काफी प्रॉब्लम समस्याओं से भरा था खास तौर पे बात करें तो इकोनॉमिक लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे थे द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ रहा वहां पर 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ रहा वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई आपको पता है मेडिकल सुविधाएं काफी बढ़ गई थी बीमारियां काफी जो थी वो अब इलाज होने लगा था उनका तो पॉपुलेशन काफी बढ़ी 19th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ में इन द मोस्ट कंट्री देर वर मोर सीकर ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट देशों में अब काम करने वाले बहुत ज्यादा थे काम कम था काम करने वाले ज्यादा थे पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम अब शहरों की तरफ लोग आने शुरू हो चुके थे भीड़ जो थी वो शहरों की तरफ आ रही थी अपने गांव को छोड़कर क्योंकि वहां पर उनके पास काम नहीं था और शहरों में इस तरह से शुरुआत हुई झुग्गी झोपड़ियों के बसने की तो जो बम्बई में भारत की जो दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है धारावी वो इसी का एक एग्जाम्पल है फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड अब यहाँ पर क्या थी भूखमरी थी सड़कों पर लोग भूखे फिर रहे थे अनएम्प्लॉयड फिर रहे थे उनके पास काम नहीं था और काम नहीं था तो फिर खाना नहीं था और जब पेट पे बात आती है तो इंसान फिर क्या करता है रेवोल्यूशन करता है तो नेशनल असेंबली यहाँ पर एक पब्लिक असेंबली जो थी उसने कहा था कि सभी 21 साल के जो मेल हैं उनको वोटिंग राइट मिलेगा और राइट टू वर्क मिलेगा उनको काम का अधिकार दिया जाएगा लेकिन जब उनको काम नहीं मिला तो लोग सड़कों पर आ गए तो रेवोल्यूशन जो पेरिस में थी पहले भी हुई थी और अब दोबारा वो हो चुकी थी तो इसी को लेकर यहाँ पर कहा गया था जो मैटरनिक था कि भाई फ्रांस को अगर छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है इसका मतलब यही था कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होगी तो वो पूरे यूरोप तक फैलेगी तो यहाँ पर अगेन पेरिस की सड़कों पर लोग आ चुके थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर द सिलेसियन वीवर अपराइजिंग और एक एग्जाम्पल यहाँ पर आता है सिलेसियन वीवर्स का जो बुनकर होते हैं सिलेसिया के तो सिलेसिया जो है कोई कंट्री है यहाँ पर जिसमें पोलैंड का कुछ हिस्सा है चेक रिपब्लिक का कुछ हिस्सा है तो यहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुई थी वीवर्स के द्वारा वीवर्स जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं उन्होंने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके खिलाफ रेवोल्यूशन कर दी थी और इस रेवोल्यूशन में जो 11 वीवर्स जो थे वो मारे गए थे In 1845, Weaver Silesia had led a revolt against the contractor who supplied them raw material and gave them order for finished टेक्सटाइल 1845 में जो सिलेसियन वीवर्स थे उन्होंने एक रिवॉल्यूशन की थी अपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता था कॉटन वगैरह उनको सप्लाई करता था और उसके बदले में उनसे कपड़ा लेता था तो ये जो कपड़ा बनाने का काम होता था काफी एक्सप्लॉइटेशन भरा होता था क्योंकि पैसा कम मिलता था और काम समय पर पूरा करना पड़ता था तो काफी ज्यादा हार्ड वर्क लगता था इसमें वीवर्स का
On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their home and marched in pairs to mansion of the contractor demanding higher wages. तो 4 जून के दोपहर 2 बजे एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वीवर्स का वो कॉन्ट्रैक्टर की हवेली के सामने खड़ा हो जाता है और डिमांड करता है ज्यादा पैसों की। उनको काम के बदले ज्यादा पैसा चाहिए था क्योंकि उस पैसे में उनका गुजारा नहीं हो रहा था। The contractor fled with his family to a neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. जो कॉन्ट्रैक्टर था वो पड़ोस के गांव में भाग गया छिपने के लिए अपने परिवार के साथ, लेकिन पड़ोस के गांव वालों ने उसको शेल्टर या उसको अंदर आने से मना करवा दिया कि ऐसे बंदे को हम शेल्टर या हम ऐसे बंदे को आश्रय नहीं देंगे जो हमारे यहाँ पर एक एक्सप्लॉयटेशन को लेकर आया हो। He returned 24 hours later having requisitioned the army और वो 24 घंटे बाद ही वापस आ गया आर्मी को लेकर। और इस आर्मी में क्या हुआ यहाँ पर एक झड़प हुई इन सिलेशियन वीवर्स के साथ और इस झड़प में इस लड़ाई में लगभग 11 वीवर्स वर शॉट डेड, लगभग 11 जो वीवर्स थे वो मारे गए। अब आते हैं 1848 की रिवोल्ट पर। 1848 में एक और रिवोल्ट होती है यहाँ पर। When the revolt of the poor took place in 1848, another revolution was being led by the educated middle class. तो 1848 में एक ऐसी क्रांति होती है, तो उस क्रांति को देखकर जो रेवोल्यूशन दोबारा स्टार्ट कर दी जाती है जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उनके तरफ से। In some part of the Europe, independent nation state did not yet exist. Example: Germany, Italy, Poland, Austria, Hungarian Empire. और उस समय तक यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं थे, आजाद देश नहीं थे। तो जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये आजाद नहीं थे। दे वर पार्ट ऑफ किंगडम और एम्पायर। तो यहाँ पे राजाओं का राज था और ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बटे थे, एक देश के तौर पर आजाद देश नहीं थे। जर्मनी था वो कई हिस्सों में डिवाइड था, इटली कई हिस्सों में डिवाइड था, ऐसे ही पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। Men and women of all liberal middle class from these part raised demand for national unification and a constitution. तो यहाँ पर जो लिबरल मिडिल क्लास था, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था जिसको आज़ादी चाहिए थी, उन्होंने डिमांड की पूरे देश को एक कर दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए पूरे देश के लिए जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे काम करे। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल जहां पर आप लोग खुद चुनकर भेजते हो और आपके चुने गए लोग आपके लिए कानून बनाते हैं, उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। सो दे वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो उनको क्या चाहिए था, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी अपनी बात कहने की, न्यूज़पेपर बुक्स में कुछ भी लिखना चाहे वो लिख सकते थे अपने हक के लिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टी ग्रुप्स बनाने की उनको आज़ादी चाहिए थी, वो यहाँ पे वो बना सके, तो ये डिमांड यहाँ पे रखी गई। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इसका एक एग्जांपल थी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या था, इन जर्मन रीजन देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन whose numbers were most of the professional businessmen and pro-czarist. So Frankfurt Parliament was the first freely elected parliament for all of the Germany, elected on 1 May 1848। और इसका जो सेशन रहा वो था 18 मई 1848 से लेके 31 मई 1849 तक। ओके, तो 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू टेक पार्ट इन द कन्वेंस ऑफ द सेंट चर्च। तो ये जो सेंट चर्च था ये इसमें यहाँ पर शुरुआत की गई थी फ्रीडम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की।
द जर्मन नेशन वॉज टू हैड टू सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट, और जर्मन जो नेशन था इसको बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, और इसको कहा गया था कि यहाँ पे मोनार्की सिस्टम होगा जो पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट के अधीन होगा, सबॉर्डिनेट टू द पार्लियामेंट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि फ्रेडरिक विलियम फोर जो किंग ऑफ पर्शिया था उसको क्राउन ऑफर किया गया। इसको कहा गया कि फ्रेडरिक विलियम फोर तुम यहाँ पर आकर रूल करो हमारे यहाँ पर, लेकिन आपको पार्लियामेंट के नीचे रहना होगा। लेकिन तो फ्रेडरिक विलियम ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बट ही रिजेक्टेड द ऑफर एंड जॉइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और वो दूसरे राजाओं के साथ मिल गया जो इस इलेक्टेड असेंबली का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इलेक्टेड असेंबली क्या थी, राजाओं की जो पावर थी उस पर ये लिमिटेशन लगा रही थी। द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिलिट्री टू द पार्लियामेंट ग्रू स्ट्रोंगर, तो इसके खिलाफ जो है अपोजिशन जो विरोध है काफी स्ट्रोंग हो गया पार्लियामेंट के खिलाफ। तो यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी राजाओं के साथ आ गई, मिलिट्री राजाओं के साथ आ गई। द सोशल बेस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड बिकॉज मिडिल क्लास रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिशन एंड दस लॉस्ट देयर सपोर्ट। और इसके बाद इस पार्लियामेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसने गरीबों को हटा दिया था, साइड कर दिया था, सारा अपने हाथ में रखा था। ये जो मिडिल क्लास था इसको साथ चाहिए था गरीबों का भी, लेकिन गरीबों की इसने ध्यान नहीं दिया, गरीबों की नहीं सुनी। तो उसकी वजह से गरीबों ने, वर्कर्स ने, आर्टिशंस ने अपना सपोर्ट खींच लिया। तो ये जो मिडिल क्लास थे, ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बनाने वाली असेंबली थी, ये अकेली पड़ गई, कमजोर पड़ गई। फाइनली द ट्रूप वर कॉल्ड इन द असेंबली एंड वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और इस तरह से यहाँ पर इस असेंबली में सेना को बुलाया गया और इस असेंबली को डिसबैंड यानी डिसमिस कर दिया गया। इस असेंबली में एक चीज और थी, वीमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन द लिबरल मूवमेंट। वीमेंस ने यहाँ पर काफी हैवीली पार्टिसिपेट किया था। लिबरल जो आजादी का ये मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, इसमें इन स्पाइट ऑफ दैट दे वर डिनाइड द वोटिंग राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, और इस सब के बावजूद वीमेंस को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। अगेन फ्रांस की कहानी यहाँ पे रिपीट हो गई, उनको पैसिव सिटीजन माना गया। They were allowed only as observer on the stand in the visitor gallery, और वो विजिटर गैलरी जो है आप बुक में देखेंगे तो लेफ्ट में विमेन खड़ी दिखाई देंगी ऊपर के हिस्से में। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऊपरी गैलरी में इनको खड़ा कर दिया गया बस देखने के लिए कि ये देखेंगी कि कैसे काम हो रहा है, बल्कि जबकि वोटिंग जो थी वो मेंस के लिए थी। In the year after 1848, the monarch began to realize that granting concession to the liberal nationalist revolutionary was the only way to end the cycle of revolution and repression. और 1848 तक आते आते जो भी मोनार्क थे, जो भी राजा थे, उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि वो जब तक इनके लिए कुछ अधिकार, कुछ आज़ादी नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेंगे, ये रेवोल्यूशन नहीं रुकेगी। Though the monarchies of the Central and Eastern Europe began to introduce changes which had already taken place in Western Europe before 1850, तो यहाँ पर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप ने भी चेंजेस लाने शुरू कर दिए जो वेस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी आ चुके थे, जैसे फ्रांस वाले देशों में ऑलरेडी आ चुके थे, तो वो चेंजेस अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी आने स्टार्ट हो गए थे। आज़ादी थी, लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, तो ये यहाँ पर देना शुरू कर दी गई पब्लिक को। सर्फडम बॉन्डेड लेबर वाज अबॉलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया। हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया में सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर, जो जबरदस्ती की मजदूरी करवाई जाती थी, जो किसानों से टैक्स वगैरह लिया जाता था, किसानों को अपने मालिकों के पास जाकर उनके घरों का काम करना पड़ता था, उनकी खेतों पर काम करना पड़ता था, तो वो सब यहाँ पे सिस्टम हटा दिया गया, जिससे पीजेंट का जो एक्सप्लॉइटेशन था वो खत्म हुआ। The Habsburg ruler granted more autonomy to the Hungarian in 1868, और जो हैब्सबर्ग रूलर था, हंगरी पर जो रूल कर रहा था हैब्सबर्ग एम्पायर, उसके राजा ने यहाँ पर हंगरी को कुछ और आज़ादी दे दी। हंगरी आज एक इंडिपेंडेंट देश है, तो उस समय ये हैब्सबर्ग के अंदर था। So this is the end of lecture 7. Stay tuned for the next lecture. Make your notes. Okay, thank you.